आरव के बाहर जाने के कुछ देर बाद कांता देवी इशिका के कमरे में गईं। इशिका अभी भी ड्रेसिंग के पास गुमसुम बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कांता देवी की नज़र जब इशिका के सर से बहते हुए खून पर पड़ी तो वह दौड़कर उसके पास आई और बोली, इशिता बेटा, ये क्या हो गया? ये चोट कैसे लगी? इशिता अभी भी खामोश थी और वह एकटक कांता देवी को ऐसे देख रही थी जैसे किसी सदमे में हो। ये सब आरब ने किया है? कांता देवी गुस्से से बोली। इशिका ने फिर भी कुछ नहीं कहा। आज चल इधर बैठ। वह इशिका को दोनों हाथों से पकड़कर उठाती हैं और उसे बेड पर ले जाकर बैठा देती हैं। फिर वह फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढकर इशिका के माथे पर बैंडेज करती हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे नहीं पता था कि आरब अपने गुस्से की आग में तुम्हें भी चोट पहुंचा सकता है। प्लीज। इशिका अभी भी खामोश रहती है। बस उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। थोड़ी देर में कांता देवी रोशनी को आवाज देती हैं और फिर उससे खाना मंगवाकर इशिका को अपने हाथों से खिलाती हैं। पहले तो इशिका मना कर देती है कि उसका मन नहीं है, मगर फिर कांता देवी की फिक्र और प्यार देखकर वह खा लेती है। खाते वक्त भी उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे होते हैं। अब तुम आराम करो बेटा। इतना कहकर कांता देवी शिखा को लेटा देती हैं और उसे कंबल उड़ाकर वहां से चली जाती हैं। इशिका आंखें बंद करती है तो उसे अपनी जिंदगी में गुजरा हुआ वक्त याद आता है। एक बार इशिका अनंत, अनन्या और आरव के साथ लंच के लिए गई थी तो उसके पैर में मोच आ गई थी और आरव ने बिना किसी की परवाह किए उसे अपनी गोद में उठा लिया था और गोद में उठाकर ही डॉक्टर के पास ले गया। कितनी फिक्र कर रहा था उस समय वह। जब तक उसके पैर की मोच ठीक नहीं हुई तब तक वह उसे जमीन पर कदम तक नहीं रखने दिया था। और आज आज खुद उसका खून बहाकर चला गया और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इशिका को इस समय तकलीफ हो रही थी पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह तकलीफ किस लिए है। इसलिए कि उसे चोट लगी है या इसलिए कि यह चोट उसे आरब ने दी है। वह आंखें बंद करके इसी तरह लेटी रही और पता नहीं कब उसे नींद आ गई। इस वक्त रात के लगभग 11 बजे होंगे जब अनंत आरब को ढूंढते ढूंढते एक बार में पहुंचा। वहां आरब बैठा शराब की चुस्कियां ले रहा था। अनंत उसके पास जाकर बैठा और बोला, तो तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा। क्यों, अनन्या ने तुझे घर से निकाल दिया क्या, जो मुझे ढूंढता चला आ रहा है? आरब ने मुस्कुराकर कहा। तो अनंत भी मुस्कुरा दिया। फिर वह आरब के गिलास पर नजर डालते हुए बोला, पता है तू मुझे कितना समझाता था कि शराब पीना अच्छी बात नहीं है। हाँ, और तू उस समय कहता था कि तू मेरा दर्द नहीं समझ सकेगा, लेकिन आज मैं तेरा दर्द अच्छी तरह से समझ रहा हूँ और यह भी जान गया हूँ कि टूटे हुए दिल की शराब से बढ़िया कोई दवा नहीं होती। इसीलिए इस बार मैं बैठा हूँ। आरब ने मुस्कुराकर कहा, मगर उसकी मुस्कुराहट के भीतर की तकलीफ को अनंत देख पा रहा था। अनंत उसके हाथों से गिलास लेते हुए बोला, कर तो ली तूने इशिका से शादी। जो चाहता था वह मिल तो गया तुझे। इशिका को रोने से दूर कर दिया हमेशा के लिए। फिर क्या टेंशन है तुझे? कुछ भी नहीं। तो फिर यहाँ क्यों बैठा है? सेलिब्रेट करने, आरब ने जवाब दिया। आज मेरी शादी हुई है तो सेलिब्रेट करना तो बनता है, आरब ने कहा और खुद भी हंसने लगा। ना चाहते हुए भी अनंत के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। वैसे मैंने पहली बार किसी शख्स को अपनी शादी का सेलिब्रेशन अकेले मनाते देख रहा हूँ। किस्मत किस्मत की बात है दोस्त। कभी कभी इंसान अकेला रहकर भी अकेला नहीं होता और कभी कभी कोई हजारों की भीड़ में भी तन्हाई ही महसूस करता है। ये सब वक्त और किस्मत की ही तो बात है। चल अब घर, काफी देर हो गई है, अनंत ने कहा, क्योंकि आरब पर अब शराब का नशा चढ़ने लगा था। अभी नहीं अनंत, और वैसे भी घर जाकर क्या करना है? कौन सा मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ तू जा। इतनी देर रात रात बाहर रहने पर तुझे अनन्या से जरूर डांट खाने को मिल जाएगी। तू चिंता मत कर। एक दिन ऐसा आएगा जब इसी का भी तुझे बाहर रहने पर इतनी डांट लगाएगी। तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? मुझे डांट खाने की बदुआ दे रहा है। इस डांट का भी अपना ही मजा है, अनंत ने कहा तो दोनों हंसने लगे। चल, रात काफी हो चुकी है। तू जा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और अब तू मेरे साथ चल रहा है। तू जाना आनंद, मैं बाद में आऊंगा। मैंने कहा ना तू मेरे साथ चल रहा है, तो फाइनली मेरे साथ ही चल रहा है। इतना कहे अनंत आरब का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उठाता है और अपनी गाड़ी में बैठाकर खुराना मेंशन की तरफ चल देता है।
कुछ देर में गाड़ी खुराना मिल्सन पहुंचती है। अब तू जा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आरब लड़खड़ाते हुए बोला तो अनंत उसे संभालते हुए बोला, चल मैं तुझे तेरे रूम तक छोड़ देता हूँ। तू भूल रहा है क्या, मेरी शादी हो चुकी है। आरब अपनी आंखें छोटी करता हुआ बोला, इसलिए मेरे बेडरूम में तू नहीं जा सकता। इसी का कोई गैर नहीं है मेरे लिए। अनंत आरब की बात को इग्नोर कर उसे चिढ़ाते हुए बोला, भूल मत कि कभी उससे मेरी शादी होने वाली थी। तो आरव उसे घूरते हुए बोला। उसके लहजे से साफ पता चल रहा था कि अनंत का ऐसा बोला जाना आरव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और यह बात अनंत ने भी नोटिस की। चुपचाप चल, नहीं तो पीट दूंगा तुझे। इतना कहकर अनंत जबरदस्ती आरव को संभालता हुआ उसके बेडरूम में ले गया और धीरे से दरवाजा खटखटाया तो इशिका ने दरवाजा खोला। सामने अनंत और आरव पर नजर पड़ी। लड़खड़ाते हुए आरव को देखकर इशिका को समझते देर नहीं लगी कि ये दोनों इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं। इशिका चुपचाप दरवाजे से हट गई। इतनी रात को अनंत को इशिका के सामने इस तरह आने से उसे awkward फील हो रहा था। अनंत आरव को उसके बेड पर लिटाकर, प्लीज अब तू चुपचाप सो जा। अनंत को डर था कि कहीं आरव नशे में इशिका को कुछ गलत ना बोल दे। अनंत के ऐसा कहते ही आरव ने अपने मुंह पर उंगली रख दी। यह देखकर अनंत के होठों पर मुस्कान फैल गई। वह वहां से जाने के लिए पलटा तो नजर इशिका की चोट पर पड़ी। यह चोट कैसे लगी इशिका, अनंत चिंता से बोला। इशिका ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुंह दूसरी तरफ घुमा दिया। उसके चेहरे पर दर्द के साथ साथ आंखों में आंसू भी थे। आरव ने किया ये सब। वह इशिका के करीब पहुंचा और बोला, आई एम सॉरी इशिका, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। उस समय हालात ही ऐसे थे। तो क्या हालात तुम्हारे लिए भी गलत थे अनंत? इशिका अपनी आंखों में आंसू लिए अनंत की तरफ पलटकर बोली, क्या सच में तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते थे और कर नहीं पाए? इशिका के सवाल पर अनंत खामोश हो गया। तुम्हारी खामोशी मेरे सवाल का जवाब है। जब तुम खुश हो कि आरब ने मुझसे शादी कर ली है, तो फिर अब ये झूठी हमदर्दी क्यों? तुम गलत समझ रही हो इशिका, आनंद बोला। हाँ मैं खुश हूँ, मगर इसलिए नहीं कि आरब ने तुमसे शादी की, बल्कि इसलिए कि रोने से तुम्हारी शादी नहीं हुई। और रही बात आरब से इस तरह से शादी करने की, तो तुम्हें एक दिन इस बात की खुशी होगी कि आरब ने तुमसे उस समय इस तरह से शादी कर ली। चलता हूँ, काफी रात हो गई है, तुम भी आराम करो। इतना कहकर आनंद वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते वापस मुड़ा और कहा, आरब को तुमने उस समय भी गलत समझा था और आज भी गलत समझ रही हो इशिका। वह सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी खुशी को चाहता है। अगर हो सके तो तुम आरब को समझने की कोशिश करना। इतना कहकर अनंत चुपचाप वहां से चला गया। अनंत के जाने के बाद भी इशिका उसकी बातों में उलझी हुई थी। मतलब क्या था अनंत का, मैं उस समय भी नहीं समझ पाई थी और ना ही आज समझ पा रही हूँ। ये इस तरह से बेवड़ा बनकर बैठा रहे और मैं इसे समझती फिरूं। इशिका गुस्से से बोली और वही सोफे पर बैठ गई। उसकी नजर आरब पर ही थी। आरब इस समय अपने ऑफिस के कपड़ों में तथा जूतों के साथ ही था। बहुत देर तक इशिका उसे इग्नोर करती रही, मगर फिर उसका दिल नहीं माना तो वह उठी और आरब के जूते खोलने लगी। जूते उतार कर एक तरफ रख दिए और फिर वह उसके गले की टाई खोलने ही वाली थी कि आरब की नींद खुल गई। वह अपने इतने करीब इशिका को देखा तो एक पल को लगा कि यह उसका ख्वाब है। उसने इशिका का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर इशिका को गुस्सा आ गया और वह अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, डोंट टच मी। इशिका की आवाज़ सुनकर अब तक आरब की नींद भी पूरी खुल चुकी थी। क्यों, तुम मुझे टच कर सकती हो और मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता? व्हाट डू यू मीन? मैं तुम्हें टच नहीं कर रही थी। अच्छा, तो फिर क्या कर रही थी? मैं वो तुम्हारे कपड़े। क्या? आरब जोर से चीखा, तुम मेरे कपड़े उतार रही थी? हे भगवान, तुम्हें जरा भी लाज शर्म है या नहीं? मैंने जरा सा पी क्या लिया कि तुम मेरा फायदा उठाने लगी, मेरे कपड़े उतारने लगी तुम? शट अप आरब, मैं कपड़े नहीं उतार रही थी तुम्हारे, बस तुम्हारा टाई। आप पकड़ी गई तो बहाना मत बनाओ, आरब ने उसका हाथ पकड़े हुए कहा। मैं तुम्हारे कपड़े क्यों उतारूंगी? इशिका गुस्से से बोली। ये तो तुम ही बता सकती हो ना। वैसे जहाँ तक मुझे याद है, आज हमारी फर्स्ट नाइट है। अब मैं होश में नहीं था तो तुम ही। आरब ने जानबूझकर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन जब इशिका ने सुना तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुम ये सब सोचते हो मेरे बारे में? देखो मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ,
आरब इशिका की बात बीच में काटते हुए बोला, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना सुनना था कि इशिका पिलो हाथ में उठाकर आरब को खींचकर मारी। समझते क्या हो तुम अपने आप को? मैं तुम्हारे कपड़े उतारूंगी। अगर तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, तो मैं भी नफरत करती हूँ तुमसे। इतना कहकर इशिका उसे फिर से मारने लगी। आरब ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया। मुझे टच करने का तुम बहाना ढूंढ रही हो। आई हेट यू। अगर नफरत करती हो तो करीब क्यों आ रही थी? मती मारी गई थी मेरी। तरस आ रहा था तुम पर। जो बेवड़े बनकर ऐसे ही सो गए थे, तो बेवड़े के पास करीब क्यों आई? अगर नशे में मैं तुम्हारे साथ, और तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है? यह तो तुम्हारी पुरानी आदत है, शराब पीकर बदतमीजी करना। इसी का आरब गुस्से से चीखा। सच कड़वा लग गया। इसी का तन से बोली, गेट आउट। आरब चीखा, चली जाओ यहाँ से, वरना मैं गुस्से में कुछ कर बैठूंगा। मगर इसी का वहां से नहीं हिली। आरब दोबारा उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर बालकनी में आया और उसे धक्का देते हुए बोला, रात भर यहाँ रहोगी तो शायद दिमाग की गर्मी कुछ कम हो जाए। इतना कहकर उसने बालकनी की ओर से दरवाजा बंद कर दिया। इसी का दरवाजे के पास ही चीख पड़ी कि मुझे भी तुम्हारे साथ एक कमरे में रहने का कोई शौक नहीं है, मिस्टर अरब खुराना। मैं रात को ठंड में रह लूंगी, मगर तुम्हारे साथ एक रूम में नहीं। इशिका की ऐसी बातें सुनकर अरब का गुस्सा और भी बढ़ गया। वह रूम में आया और गुस्से से अपनी टाई की नॉट ढीली करने लगा। कोट को निकालकर गुस्से से बिस्तर पर फेंक दिया। उससे भी जी नहीं भरा तो फ्लावर पॉट उठाकर जमीन पर जोर से मार दिया। फ्लावर पॉट टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। इसी का बाहर से आवाज सुन रही थी, मगर कुछ बोली नहीं। चुपचाप जाकर बालकनी के झूले पर बैठ गई और खुद से बड़बड़ाने लगी। मैं ही बेवकूफ़ हूँ। मुझे क्या जरूरत थी उसके जूते खोलने की, टाई खोलने की। सोया रहता ऑफिस के कपड़ों में। और फिर मैंने यह काम करके तो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया। अब कुछ भी हो जाए, मैं उसके पास अब कभी नहीं जाऊंगी, चाहे वह ऐसे ही सोता रहे या दर्द में छटपटाता रहे। इशिका खुद से ही बड़बड़ाती रही और झूले पर बैठी रही। रात के अंतिम पहर में न जाने कब उसकी आंख लग गई। इधर अनंत अपने घर पहुंचा। घर के बाकी लोग भी अपने अपने कमरों में जा चुके थे, मगर अनन्या अभी भी हॉल में बैठी अनंत का इंतजार कर रही थी। अनंत जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ, अनन्या को डाइनिंग टेबल पर ही बैठे बैठे सोते पाया। अनन्या को ऐसे देखकर अनंत मुस्कुरा दिया। वह अनन्या के पास गया और उसे एकटक देखने लगा। देखते देखते उसने धीरे से अनन्या के गालों पर किस कर लिया। तभी अनन्या की आंखें खुल गईं। यह देखकर अनन्या मुस्कुराने लगी। आज बड़ी देर कर दिया आपने। हाँ, आनंद मुस्कुराते हुए बोला। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरा इस तरह इंतजार मत किया करो। सारा दिन काम करती हो, तुम्हें भी तो आराम की ज़रूरत है। आप भी तो काम करते हैं सारा दिन ऑफिस में, फिर इतनी रात तक बाहर रहने की ज़रूरत है? आइए खाना खा लीजिए। अनंत हैंड वॉश कर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और अनन्या उसकी प्लेट में खाना डालने लगी। अनंत एकटक अभी भी अनन्या को देखे जा रहा था। क्या हुआ? आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? अनन्या मुस्कुराकर बोली। क्या करूं? तुम दिन पर दिन इतनी खूबसूरत जो होती जा रही हो कि तुमसे नजरें हटने का नाम ही नहीं लेती हैं, और तुमसे और भी ज्यादा प्यार होता जा रहा है। इतना कहकर अनन्या को अपने पास खींच लिया। खाना खाया तुमने? अनन्या ने नामे से हिला दिया। बैठो, मैं खिलाता हूँ। उसके बाद अनंत अनन्या को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। थोड़ी देर में दोनों ने अपना खाना फिनिश किया और फिर अपने बेडरूम में जाने लगे, तो अनंत ने अनन्या को अपनी बाहों में उठा लिया। अनन्या ने भी अपने दोनों हाथ अनंत के गले में डाल दिए। क्या बात है, आज कोई स्पेशल डे है क्या? हाँ, अनंत भी मुस्कुराता हुआ बोला। आज मेरी बीवी पहले से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। अनंत, आपको मैं कब खूबसूरत नहीं लगती हूँ? मैं तो आपको हर रोज उतनी खूबसूरत लगती हूँ। हाँ, तो मैं झूठी तारीफ थोड़ी ना करता हूँ। मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है तो खूबसूरत कहता हूँ। दोनों अपने बेडरूम में आते हैं। अनंत अनन्या को बेड पर बिठाता है और खुद भी दूसरी साइड बैठ गया। अरब के पास से आ रहे हैं आप? अनंत। हाँ, अनंत ने कहा। कैसा है वह? बहुत परेशान है, अनंत ने बताया। रात के इस वक्त में मैं उसे एक बार से लेकर आया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अरब अगर इस शादी से इतना परेशान है तो उसने इस तरह से शादी की ही क्यों? अनन्या बोली, अपने छोटे से दिमाग में तुम ज्यादा जोर मत दो।
अनंत अनन्या को छेड़ते हुए बोला, और कोई परेशान नहीं है वह। उसने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है। बस इस समय हालात अच्छे नहीं है। मतलब आरब इशिका से नाराज नहीं है? अनन्या आश्चर्य से अनंत को देखकर बोली। नाराज तो है, मगर इतना नहीं कि उसे इशिका से शादी की बात बुरी लगे। अनंत, आप कुछ ऐसा जानते हैं क्या जो मैं नहीं जानती? अनन्या अनंत को शक भरी निगाहों से देखते हुए बोली। तुम्हें नहीं लगता बीबी कि रात के इस पैर में तुम्हें अपने पति से सिर्फ अपने ही पति के बारे में बात करनी चाहिए? अनंत छोटी छोटी आंखें कर उसे घूरते हुए बोला। मेरी बीवी आधी रात में किसी और के पति के बारे में बात करेगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसकी बात सुनकर अनन्या हल्के से मुस्कुराई। आपको जेलस फील करने की जरूरत नहीं है आनंद। मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी, क्यों दोनों के बीच में सब ठीक तो है ना? अगर ठीक नहीं हुआ तो जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनंत अनन्या को अपनी बाहों के घेरे में लेता हुआ बोला। मुझे तो बस इस समय एक ही परेशानी परेशान कर रही है। क्या? यह कि अरब की शादी जिस तरह से हुई उसमें हमें पता ही नहीं चलेगा कि उसकी फर्स्ट नाइट कब होगी। और उसकी फर्स्ट नाइट से आपको क्या करना है? अनन्या अनंत को घूरते हुए बोली। तो अनंत उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, भूल गई क्या तुम? कितना परेशान किया था मुझे अरब और ऋषिका ने हमारी सुहागरात को। अब मैं भी बदला लेना चाहता था। उसकी बातें सुनकर अनन्या हंस पड़ी। आप बिना आनंद बिल्कुल बच्चों की तरह बातें करते हैं। क्या तुम भूल गई कि इशिका और आरब ने सबके साथ मिलकर हमारे साथ क्या किया था हमारी सुहागरात को? अनंत आंखें तरेरते हुए बोला। वह पुरानी बातें हो गई हैं अनंत। पुरानी बात ही सही, पर मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि आरब से मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि जब बरसों के इंतजार के बाद तुम मुझे मिली तो तुमसे एक पल की भी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और ये मेरे सारे दुश्मन प्लान किए हुए थे कि आज मुझे यहाँ से उठने नहीं देंगे। किसी तरह उनके चंगुल से बचकर आधी रात को मैं तुम्हारे पास आया। अनंत अपनी यादों में खोता हुआ बोला। मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है कि जब मैं तुम्हारे पास कमरे में आया तो तुम घूंघट ओट लिए पलंग पर बैठी थी। अनंत धीरे धीरे चलता हुआ बेड के पास पहुंचा तो अनन्या की धड़कन खुद ब खुद बढ़ गई। ऐसा नहीं था कि अनन्या आनंद से पहली बार मिल रही थी, मगर आज की रात की बात ही कुछ अलग होती है। इसमें कुछ शर्म भी थी, कुछ घबराहट भी, और कुछ उत्सुकता भी। अनन्या ने अपने पैरों को सिकोड़ लिया और खुद में सिमट गई। ये देखकर अनंत मुस्कुराते हुए बेड पर बैठ गया और फिर अनन्या के हाथों को धीरे से पकड़ लिया। अनन्या की धड़कन और भी तेज रफ्तार से धड़कने लगी। अगले ही पल अनंत ने उसका घूंघट उठा दिया। जैसे ही नजर अनन्या के चेहरे पर पड़ी, वह एकटक उसे देखने लगा, क्योंकि दुल्हन के लिबास में आज अनन्या बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अनन्या ने अपनी नजर उठाकर अनंत को देखा, और जब उसे खुद को एकटक देखते पाया तो शर्माकर अपनी नजरें झुका ली। अनंत ने उसकी ठुड्डी को अपने हाथों से ऊपर उठाया और बोला, चांद की चांदनी भी फीकी पड़ जाए, ऐसा नूर मेरे महबूब में है। अनंत की बातें सुनकर अनन्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मगर आंखें अभी भी शर्म से नीचे ही झुकी हुई थीं। अनंत ने आगे बढ़कर उसकी पलकों को चूम लिया तो अनन्या सिहर उठी। आज तुम्हें सबने मुंह दिखाई दिया है सिवाय मेरे। इतना कहकर अनंत ने अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली और उसे अनन्या के हाथों में तो दे देता है, ये मेरी तरफ से। अनन्या चुपचाप उसे लेकर रखने लगती है। देखो भी क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए, अनंत बोला। उसके इतना कहते ही अनन्या ने खोला तो वह एक चेन थी, और उसमें डबल ए का खूबसूरत सा पेंडेंट लटक रहा था। ये तो बहुत खूबसूरत है, अनन्या उसे हाथ में लेते हुए बोली। इसकी असली खूबसूरती तो तुम्हारे गले में जाने के बाद ही दिखेगी। अगर इजाजत हो तो पहना दूं? अनंत अनन्या की आंखों में झांकता हुआ बोला। तो अनन्या ने अपनी पलकें झुकाकर हाथों को आगे बढ़ा दिया। उसके हाथों से चैन लेकर वह अनन्या के पीछे आया और उसके सर से चुन्नी हटा दी, और फिर उसके गले में चैन पहनाने लगा। पहनाते वक्त अनंत की उंगलियां जब अनन्या के गर्दन को जब जब छू रही थीं, वह तब तब खुद में सिमट जाती थी, और ये देखकर अनंत को शैतानी सूझने लगी, और वह जानबूझकर अपनी उंगलियां अनन्या की पीठ पर फिराने लगा। उसके ऐसा करने से अनन्या मदहोश हुई जा रही थी। एक खुमारी सी चढ़ रही थी उस पर। चेन पहनाने के बाद अनंत ने उसके कंधे को पकड़ लिया और उसके गर्दन को चूमने लगा। अनंत, अनन्या बोली। हाँ,
अब अनंत पर भी खुमारी छा रही थी। मुझे नींद आ रही है। अनन्या के मुंह से इतना सुनते ही अनंत सामने आया और बोला, अच्छा, अगर नींद आ रही थी तो अभी तक जगी क्यों हो? सो क्यों नहीं गई? मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? अनन्या के मुंह से कुछ भी न निकला और वह इधर उधर देखने लगी। अनंत फिर से उसकी ठुड्डी को अपने हाथों में लिया और उसकी नजरों में देखते हुए बोला, नजर चुराने से काम नहीं चलेगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें कोई भी नींद नहीं आ रही है, इसलिए अब ये बहाने बनाना बंद करो। और वैसे भी अगर आ भी रही होगी तो मैं हूं ना तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए। अनंत, खुमारी से कह उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर दोनों बिस्तर पर गिर पड़े। उसके बाद अनंत ने बिना एक पल की देरी किए अपने होठों को अनन्या के होठों से जोड़ दिया। धीरे धीरे अनन्या की झिझक भी जाती रही। अभी भी तुम्हें नींद आ रही है? अनंत उससे अलग होता हुआ अनन्या की आंखों में देख करके बोला। अनन्या अनंत की बात पर मुस्कुरा दी और अनंत के सीने में ही छुप गई। अनंत ने भी उसे अपनी बाहों में जोर से कस लिया। अनंत ने थोड़ी देर में अनन्या का चेहरा अपनी आंखों के आगे किया और उसके गालों पर लटक रहे बालों की लटों को अपने हाथों की उंगलियों से उसके गालों पर से हटाने लगा और बोला, तुमने अभी तक बताया नहीं कि क्या अभी भी तुम्हें नींद आ रही है? अगर आ रही है तो कहो, मैं उसे दूर करने का कोई और उपाय करता हूँ। अनंत शरारत से बोला और अनन्या की आंखों में देखने लगा तो अनन्या ने धीरे से अपना सिर नामे हिला दिया। मुद्दतों इंतजार के बाद तो ये रात आई है और इसे तुम अपनी नींद में गंवाना चाहती हो। अनंत की आवाज में कुछ ऐसा था कि अनन्या आनंद के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोली, नहीं अनंत, मैं इस रात को गंवाना नहीं, जीना चाहती हूँ। इतना कहकर मैं अनंत के गले लग गई। अनंत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब अनंत के हाथ अनन्या के पेट पर फिसलने लगते हैं, जिनमें अनन्या भी उसका साथ देती है। और कुछ पलों बाद दोनों के हाथ एक दूसरे पर मचलने लगे। अभी वह इससे आगे बढ़ते कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। जहां इस आवाज को सुनकर अनन्या हड़बड़ा गई, वहीं अनंत को बेहद गुस्सा आया। वापस से दरवाजे को पीटा गया और तभी बाहर से आवाज आई, अनंत प्लीज दरवाजा खोल जरा। आवाज आरव की थी। क्या हुआ? क्या बात हो गई? अनंत गुस्से से बोला तो अनन्या बोली, प्लीज गुस्सा मत कीजिए अनंत, कोई जरूरी काम होगा, तभी तो आरव हमें डिस्टर्ब कर रहा है। उसकी बात सुनकर अनंत ने अपने गुस्से पर काबू किया और दरवाजा खोला। बोल। अनंत अभी भी गुस्से में था। अनंत का गुस्सा देखकर एक बार को आरव हड़बड़ा गया कि वह यहाँ क्यों आया था। अब बोलेगा भी या सारी रात यहीं खड़ा रहने का इरादा है? वह क्या वह फोन में मैं क्या तेरे मैं करने के लिए मैं यहाँ दरवाजा खोलकर खड़ा नहीं रहूंगा। नहीं, मैं कह रहा था कि तुम्हारे पास चार्जर है। आनंद की आंखें सुकड़ी। नहीं, मेरा चार्जर खराब हो गया है। फोन चार्ज करना जरूरी है ना? आरब आनंद को अपने हाथ में लिए फोन को दिखाते हुए बोला। जरूरी नहीं होता तो? उसकी बात सुने बिना ही अनंत गुस्से से कमरे के अंदर गया और चार्जर लाकर आरब के हाथों में पटक दिया। वैसे चार्जर इस घर में और लोग भी रखते हैं, सिर्फ मेरे पास ही नहीं था चार्जर। इतना कहकर अनंत ने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। बाप रे! आरव वहां से भागा और चार्जर को हाथ में देखते हुए बोला, यह सब ना मुझे जान से मरवाएंगे। वह अभी खुद से बातें कर ही रहा था कि उसके सामने इशिका, रोहित और आदर्श भैया भी आ गए। क्या हुआ? चार्जर मिल गया? आरव ने उन लोगों को दिखाया, मगर दरवाजा खोलने के बाद पता चला अनंत को कितना गुस्सा आया था दरवाजा खोलने में। सभी मुस्कुरा दिए। मेरी मानिए, आप सभी अनंत को तंग करने का विचार छोड़ दीजिए। आरव बोला, कहीं ऐसा ना हो कि उसे तंग करने के बाद हमें उसका गुस्सा झेलने को मिले। आज की रात अनंत के लिए प्लीज। आरव बोला तो आदर्श तुरंत बोला, तुम तो चुप ही रहो, तुम अनंत के दोस्त कम चमचे ज्यादा हो। जब देखो तब अनंत अनंत बसते रहते हो। अरे, हम बस थोड़े से मजाक कर रहे हैं और नहीं तो क्या। इसी का बोली, हम भी आज की रात उसके लिए यादगार बना देना चाहते हैं। आरब खामोश हो गया। वह जानता था कि इन सभी के आगे उसकी एक नहीं चलने वाली, तो उसने चुप्पी साधने में ही भलाई समझी। इधर आनंद ने दरवाजा बंद कर अपने आप को शांत किया, फिर वापस अनन्या के पास आया। अनन्या तब तक बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो चुकी थी। आरब को भी ना पता नहीं क्या सूझा कि वह मुझे डिस्टर्ब करने आ गया। अनंत अनन्या से झेपते हुए बोला तो अनन्या मुस्कुरा दी और अनन्या को मुस्कुराते हुए देख अनंत भी मुस्कुरा दिया। अनंत अनन्या के पीछे खड़ा हो गया
और फिर एक हाथ से अनन्या की कमर में हाथ डालकर अपने से सटा लिया और उसके कान में बोला, आई लव यू। इतना कह वह उसे अपनी ओर पलटता है और उसके गालों पर उंगली फिराते हुए अपने अंगूठे से उसके होठों को रब करता है। अनन्या की आंखें बंद होने लगती हैं। आनंद भी अपने होश खोने लगता है और जैसे ही वह उसके होठों की तरफ बढ़ता है, दरवाजे पर फिर दस्तक होने लगी। दोनों जो अपने होश खोने लगे थे, दरवाजे पर पड़ती दस्तक की आवाज़ से दोनों ही चौंक पड़े और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस बार तो अनंत को बहुत गुस्सा आया। अब कौन है बाहर? बाहर से भी कुछ आवाज़ नहीं आई, मगर दरवाजे पर फिर से थाप पड़ी। अभी अनंत गुस्से से कुछ बोलने ही वाला था कि अनन्या ने उसका हाथ धीरे से पकड़ा और बोली, अनंत, मुझे लगता है कि ये हमें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। अनंत ने एक पल सोचा और फिर बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो। कोई नहीं, करने दो इन्हें परेशान। अब मैं इन्हें बताता हूँ कि अनंत क्या चीज़ है। क्या करने वाले हैं आप? कुछ नहीं, बस तुम चुपचाप देखती जाओ। अनन्या ने असमंजस से अपना सिर हिला दिया। आनंद ने फिर से अपने चेहरे पर गुस्से वाले भाव ले आए। तभी बाहर से एक बार फिर दरवाजा खटखटाया गया। कौन है? अनंत दरवाजा खोलते हुए बोला। सामने रोहित मुस्कुराते हुए खड़ा था। तू? तुझे क्या चाहिए? भाई वो मैं तो भाभी को गुड नाइट बोलना ही भूल गया था। रोहित मुस्कुराते हुए अंदर चला गया और अनन्या को अपने गले से लगा लिया। भाभी, आज आपका इस घर में पहला दिन है और मैंने आपको गुड नाइट ही नहीं बोला, इसलिए सोचा कि अभी चलकर गुड नाइट बोल दें। मैंने कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? रोहित अपने चेहरे पर जमाने भर की मासूमियत लाकर बोला। उसके ऐसा बोलने पर अनंत, अनन्या दोनों मुस्कुरा दिए, मगर अनंत ने अपनी मुस्कान रोहित से छुपा ली और उसकी तरफ गुस्से से देखते बोला, नहीं नहीं, तू भला हमें डिस्टर्ब कर सकता है? अब आ ही गया है तो थोड़ी देर बैठ बातें भी कर ले। नहीं भाई, बातें तो मैं कर लेता, मगर इस वक्त बहुत जोर की नींद आ रही है। कहते हुए रोहित ने अपने दोनों हाथ उठाकर जोर की उबासी ली। मैं तो सिर्फ भाभी को गुड नाइट कहने आया था। गुड नाइट भाभी। और इतना कह रोहित वहां से चला गया। अनन्या और अनंत दोनों हंस पड़े। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजा खटखटाया गया। आनंद ने तुरंत दरवाजा खोल दिया तो सामने खड़े आदर्श भैया हड़बड़ा गए। वाह, आपको भी चार्जर चाहिए? आनंद ने उससे पूछा। यह गुड नाइट कहना है? हाँ, मैं बस तुम दोनों को गुड नाइट करने आया। नहीं, मैं ये देखने आया था कि तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। आदर्श भैया हड़बड़ा गए, मगर फिर बात को संभालते हुए बोले। तो आनंद गुस्से से बोला, हाँ चाहिए ना, थोड़ा सा सुकून, जो आप लोगों की वजह से अब नहीं रहा। अगर कुछ देना चाहते हैं तो मेहरबानी करके थोड़ा सा सुकून दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट। उनके जाने के बाद अनंत आश्चर्य से बोला, कमाल है इन लोगों के साथ, आदर्श भैया भी। अनंत की बातें सुनकर अनन्या अपना सर झुकाकर हंसने लगी और अनंत अनन्या को हंसते देख उसकी हंसी में खो गया। जब उसकी नज़र अनन्या के होठों पर पड़ी तो गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नर्म और मुलायम होठों पर दिल लटक गया। कितने प्यारे लग रहे थे उसके होंठ। अब अनंत को खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। वह उसके होठों पर नजर जमाए आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी दरवाजे पर फिर से थाप पड़ी और अनंत को इस बार सचमुच में बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वह अनन्या की हंसी में खोया हुआ था। इससे पहले कि दूसरी थाप पड़ती, अनंत ने अपने गुस्से को काबू में किया और दरवाजा खोल दिया। सामने इशिका आन्या को लिए खड़ी थी। उसे देखकर अनंत को आश्चर्य हुआ तो वही इशिका हड़बड़ाई। यह आन्या जिद कर रही थी कि वह अपनी मम्मा के पास ही सोएगी। नया घर है ना, तो इसे नींद नहीं आ रही थी। इशिका डरते हुए बोली, मगर यह डरना सिर्फ उसका नाटक था। वह तो अंदर ही अंदर अनंत के गुस्से को भी इंजॉय कर रही थी। हाँ, सुला दो। इतना कहकर अनंत कमरे से बाहर निकल गया। उसके ऐसा करने से इशिका को आश्चर्य हुआ। अनन्या भी अनंत को ऐसे जाने से दुखी हो गई। सॉरी, इशिका अनन्या के पास जाकर बोली। हम सब तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहे थे, पर लगता है अनंत सचमुच में गुस्सा हो गया। अनन्या कुछ नहीं बोली। उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे अनंत सच में बहुत गुस्सा हो गया है। इधर अनंत गुस्से से बड़बड़ाते हुए घर से बाहर जाने लगा तो आदर्श, आरव और रोहित सभी हॉल में ही बैठे हुए थे। उसे इस तरह गुस्से में जाते हुए देखकर सबके सब खड़े हो गए। अनंत के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। फिर भी आदर्श ने हिम्मत की और बोला, अनंत, कहाँ जा रहे हो? सुन तो, बाहर कुछ जरूरी काम है भैया। अनंत बोला, वैसे भी यहाँ रहकर रात भर दरवाजा खोलने से अच्छा है कि मैं अपना काम ही निपटा लूं।
इतना कहकर अनंत गुस्से से बाहर निकल गया और यह सब देखकर आरव, रोहित और आदर्श तीनों ही शॉक्ड रह गए। इतनी देर में इशिका भी वहां आ गई। ऐसा क्या कह दिया तुमने कि अनंत घर छोड़कर चला गया? आरव गुस्सा होते हुए इशिका से पूछा। मैंने तो बस वही कहा जो आप सबने मुझसे कहने को कहा था। इशिका के स्वर में भी गिल्ट था। मैं ऐसा थोड़ी ना चाहती थी कि अनंत घर से ही बाहर चला जाए। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था उसे तंग मत करिए, मगर आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। आरव को अनंत के लिए बहुत बुरा लग रहा था। कितनी मुश्किलों के बाद तो उसकी शादी हुई और अब आप लोग। इतना कहकर आरव भी गुस्से से वहां से चला गया। अब बाकी लोगों को भी अपनी करनी पर पछतावा होने लगा था। इशिका के तो बस आंसू ही निकलने वाले थे। मैं बोली, अगर मुझे पता होता कि अनंत कुछ ऐसा रिएक्ट करेगा तो मैं तो कभी आप लोगों के इस प्लान में शामिल ही नहीं होती। प्लीज इशिका, तुम इस बात को अपने दिल पर मत लो। अनंत अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। आदर्श ने उसे तसल्ली दी, मगर खुद उसका दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर में गाड़ी की आवाज आई और फिर गेट खोलने की। अब तो सबका दिल घबराने लगा और सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अरब भी गाड़ी की आवाज सुनकर वापस हॉल में आया। सबके लटके हुए चेहरे को देखकर उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में वापस आ जाएगा आनंद, आदर्श भैया खुद को संभालते हुए बोले, मगर उन्हें खुद की ही आवाज कहीं दूर से आती हुई प्रतीत हुई। सभी वहां चुपचाप सोफे पर बैठ गए। वर्तमान में सबने मिलकर मुझे इतना परेशान किया था कि अपनी जिंदगी के इतने खास दिन मुझे तुम्हें छोड़कर बाहर जाना पड़ा। अनंत गुस्से से बोला तो अनन्या मुस्कुरा दी और बोली, और उसके बाद याद नहीं क्या कि आपने क्या किया था उन सभी के साथ? अगर उन्होंने आपके साथ एक मजाक किया था तो आपने भी उन्हें रात भर परेशान किया। अनन्या के ऐसा कहने पर अनंत मुस्कुरा दिया। फ्लैशबैक। धीरे धीरे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती गईं, मगर उन सबका इंतजार खत्म नहीं हुआ और इंतजार करते करते सुबह के 4 बजे के समय सभी को झपकी आ गई थी और नींद तब खुली जब घड़ी ने 6 बजने का इशारा किया। सब हड़बड़ाकर उठ गए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्या अनंत अभी तक नहीं आया? आदर्श भैया ने पूछा। पता नहीं, सभी ने अपनी अनभिज्ञता जताई। पता नहीं अनन्या हमारे बारे में क्या सोच रही होगी। अब आदर्श को अपनी रेपुटेशन का ख्याल आ गया। मुझे तो उसका सामना करने में भी शर्म महसूस होगी। यही हाल सबका था, मगर अब सुबह हो चुकी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी सब अपने अपने रूम में चले गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अनंत के कमरे में जाकर देखे कि वह वापस लौटा है या नहीं। सबको अनन्या का सामना करने में झिझक महसूस हो रही थी। 9 बजे के करीब जब सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने के लिए आए तो अनंत अपने रूम की तरफ से तैयार होकर बाहर आया। उसे अपने रूम से आते देख सबने राहत की सांस ली और साथ ही आश्चर्यचकित भी कि ये कब आया। रात की अपेक्षा इस वक्त अनंत अच्छे मूड में था और मुस्कुरा रहा था। जब वह आकर सबके बीच नाश्ते के लिए बैठा तो आदर्श भैया ने उससे फिर से पूछा, कहाँ चला गया था तू रात को इतने गुस्से में? और तू रात भर था कहाँ? अपने कमरे में। आनंद बड़े ही आराम से जवाब दिया। क्या? उसका जवाब सुनकर सब चौंक पड़े। अनंत, तू रात भर अपने कमरे में कैसे हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता? अनंत गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला। हम सब हॉल में पूरी रात बैठे थे, तू रात भर वापस आया ही कहाँ था? ये आपकी गलत फहमी है भैया कि मैं रात भर बाहर था। मैं तो बाहर जाने का 10 मिनट बाद ही वापस आ गया था। झूठ बोल रहा है तू, आरव बोला। हम सब हॉल में ही बैठे थे, हमने तो तुझे नहीं देखा आते हुए। तुमने नहीं देखा तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। हम सभी वहां बैठे थे भाई, रोहित बोला। आप नहीं आए थे वापस। वह क्या है ना मुन्ना, अभी तुम इन सब मामलों में छोटे हो। अनंत रोहित को उसकी औकात बताते हुए बोला। तो इन सब मामलों से अभी तुम दूर ही रहो। उसके ऐसा कहने पर रोहित ने मुंह बना लिया। इतना भी छोटा नहीं हूँ। तू सच सच बता आनंद, तू रात भर था कहाँ और तू घर कब वापस आया? आदर्श ने सख्ती से आनंद से बोला। हम सब रात भर तेरे लिए परेशान थे। मैंने आपको बताया तो कि मैं रात भर अपने रूम में था। अगर तू अपने रूम में था तो तूने हम सबको बताया क्यों नहीं? क्यों परेशान किया हम सबको? क्यों परेशान करने का ठेका सिर्फ आप लोगों ने ही ले रखा है? अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो बदले में मैं भी तो आपको परेशान कर सकता हूँ। मतलब? सभी चौंके। मतलब यह कि रोहित मेरे कमरे में आया तभी मैं समझ गया था कि आप सब मिलकर मुझे परेशान करने का प्लान बना रहे हैं। इसलिए मैंने भी सोचा
कि क्यों ना लगे हाथों आप लोगों से भी बदला ले लिया जाए और आप लोगों को थोड़ा परेशान किया जाए। इसीलिए जब इसी का कमरे में आई तो मैं गुस्सा होने का नाटक करके घर से बाहर निकल गया और गाड़ी स्टार्ट कर गेट के बाहर चला गया। आप सब मुझे गाड़ी ले जाते देखकर परेशान हो गए और हॉल में बैठकर मेरा इंतजार करने लगे, मगर मैं यहाँ से जाने के 5 मिनट बाद ही गाड़ी को गेट के बाहर रोका और फिर गाड़ी को छोड़कर धीरे से वापस अपने घर आया और फिर पाइप के रास्ते खिड़की से अपने कमरे में। अनंत ने कहा तो चारों उसे गुस्से से घूरने लगे। अभी आंखें क्यों दिखा रहे हैं? आइंदा मुझे परेशान करने के बारे में सोचिएगा भी मत। तो समझ में आई ये बात? अनंत बोला। मैं जान से मार डालूंगा। आदर्श उस पर गुस्सा करते हुए बोला। तेरे लिए हम रात भर परेशान हैं और तू खिड़की से घुसकर अपने रूम में जाकर चैन की बांसुरी बजा रहा था। ये सब तो आपको मुझसे पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था भैया। आनंद मुस्कुराते हुए बोला। ये तुम सबके बीच में क्या खुसर खुसर चल रही है? बड़े पापा बोले। तो आनंद मुस्कुराते हुए बोला। आप कहो तो मैं बता दूं बड़े पापा को आप सभी की कारस्तानी। आनंद के ऐसा कहने पर सभी एक बार फिर उसे घूरने लगे तो आनंद भी मुस्कुराते उठा और बोला। कुछ नहीं बड़े पापा, मम मेरा नाश्ता हो गया, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। इतना कहकर मुस्कुराते उठा और उसने एक नज़र सब पर डाली तो चारों के चेहरे पर उसे गुस्सा साफ नजर आया, मगर वह सबको इग्नोर कर मुस्कुराया और वहां से चल दिया। आरव और ऋषिका दोनों की नींद एक साथ तब खुली जब बाहर दरवाजे पर जोर जोर से रोशनी दरवाजा पीटने लगी। आरव भैया, ऋषिका भाभी आपको मेम साहब बुला रही हैं। आप लोगों से मिलने कोई आया है। आरव हड़बड़ाकर उठा और बोला। ठीक है तुम चलो, मैं आता हूँ। रोशनी चली गई। आरव जल्दी से बिस्तर से उठा और बालकनी की तरफ का दरवाजा खोलकर ऋषिका की तरफ देखता है तो वह आराम से झूले पर बैठी थी। यह देखकर आरव को गुस्सा आ जाता है तो वह गुस्से से कहता है कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें मम्मी नीचे बुला रही हैं। मैं नहीं जाऊंगी, ऋषिका बोली। अभी आरब उसकी बात का कुछ जवाब देता उससे पहले ही आरब के फोन की घंटी बजी। उधर से आदित्य था। सर मैं आपको कब से फोन लगा रहा हूँ, क्या बात है बोलो। अभी आदित्य की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आरब रूड होकर बोला। सर ऋषिका मैम के घर वाले आपके घर आए हैं उन्हें वापस ले जाने के लिए, इसलिए मैं सुबह से आपको फोन कर रहा हूँ। उसके साथ वकील भी है। हाँ, आरब बोला। उसके बाद फोन रख दिया और वह इशिका से बोला। ठीक है, तुम अगर नहीं आना चाहती हो तो तुम्हारे घर वालों को मैं मना कर देता हूँ जो नीचे बैठे हैं कि तुम उनसे नहीं मिलना चाहती हो। क्या? मेरे घर वाले आए हैं? इशिका खुश होकर झूले से उठ खड़ी हुई। मगर तुम तो नहीं जाने वाली थी ना। इशिका ने आरब की बातों को इग्नोर किया और उसे एक तरफ धक्का देते हुए रूम में आ गई। हाउस, इशिका जोर से चीखी। वह अपने घर वालों से मिलने की एक्साइटमेंट में नीचे देखी ही नहीं और रात को जो आरब ने फ्लावर पॉट तोड़ा था उसके टुकड़े इशिका के पैर में चुभ गए। इशिका के पैरों में दर्द इतना ज्यादा था कि वह अपने पैर पकड़कर वहीं बैठ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर आरब इशिका को तुरंत अपनी भाव में उठाया और उसे बेड पर बिठा दिया। देखकर नहीं चल सकती हो तुम, अपना ही पैर घायल कर लिया। आरब परेशान होकर बोला। फिर वह रोशनी को आवाज लगाता है। रोशनी। रोशनी दौड़ते हुए आती है। जी भैया, ये सब साफ करो जल्दी। जी भैया। इतना कहकर रोशनी फ्लावर पॉट के टुकड़े उठाने लगती है। इधर आरब तब तक इशिका के पैर से फ्लावर पॉट के टुकड़े निकालने की कोशिश कर रहा था, जिससे इशिका को बहुत दर्द हो रहा था तो वह अपने पैर खींच ले रही थी। स्टॉप इट इशिका, आरब झुंझलाहट से बोला। मुझे कांच निकालने दो वरना जख्म बना देगा। छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। इशिका की आंखों से अभी भी आंसू आ रहे थे, जिसे देखकर आरब के चेहरे पर भी दर्द की लकीरें बन आईं। बहल के हाथों से धीरे धीरे इशिका के पैर के कांच निकालने लगा। थोड़ी देर में उसने सारे कांच निकाल दिए और फिर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जख्म पर दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। अब हो गया, रोना बंद करो। नहीं करूंगी, क्या कर लोगे? इशिका गुस्से से बोली। पहले तो जानबूझकर दर्द देते हो और अब फिर दवा लगाकर एहसान जता रहे हो। मैंने तुम्हें दर्द दिया और नहीं तो क्या? ये फ्लावर पॉट तुमने ही तोड़ा था ना जानबूझकर? हाँ तोड़ा था। तो क्या मैंने ही तुम्हें कहा था कि तुम ऊपर देखकर चलो? आरब भी गुस्से से बोला। अगर तोड़ा था तो उसे साफ क्यों नहीं करवाया? इशिका भी गुस्से से चिल्लाई। तुम चाहते थे कि मैं अपने पापा से ना मिलूं, इसलिए तुमने मेरे पैर घायल कर दिए। मुझे अपने पापा से मिलना है,
इतना कहकर ऋषिका और जोर से रोने लगी तो आरव इरिटेट हो गया। अपना ये रोना धोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। आरव के इस तरह डांटने पर ऋषिका और तेज रोने लगी तो आरव ने जोर से उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे डैड और तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हें वापस ले जाने के लिए आई है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर से जाओ। ऋषिका ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। उसकी आंखों में आश्चर्य के साथ साथ गुस्सा भी था, मगर मुंह बंद होने के कारण वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। इसलिए तुम अपने डैड और बाकी सभी के सामने कहोगी कि यह शादी तुमने अपनी मर्जी से की है मेरे साथ, और यहाँ तुम मेरे साथ खुश हो। ऋषिका जोर जोर से अपनी मुंडी नामे हिलाने लगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हारे डैड और तुम्हारे भाइयों को सड़क पर लाने में। आरब ऋषिका की तरफ देखकर तंज से मुस्कुराया। अगर तुम चाहती हो कि वे लोग अपने घर में आराम से रहें और दर दर की ठोकरें न खाएं, तो चुपचाप वही करना जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा है। ऋषिका ने आरब का हाथ अपने मुंह पर से हटाया और गुस्से से बोली, मैं नहीं आने वाली तुम्हारी इन धमकियों में। मैं नीचे सभी से ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी, समझे तुम? तो आरब बोलता है, ठीक है, फिर तुम तैयार रहना अपने भाई और अपनी पूरी फैमिली को सड़क पर भीख मांगते हुए देखने को। झूठ बोल रहे हो तुम, इसी का गुर्राई। आरब उसकी बात पर मुस्कुराते उठा और कबर्ड से एक फाइल निकालकर ऋषिका को दिया। ये देखो तुम्हारे डैड की कंपनी के शेयर। पढ़ना तो आता ही है। 55% शेयर्स मेरे नाम से हैं। मैं जब चाहूँ तुम्हारे डैड की कंपनी को टेक ओवर कर सकता हूँ। इसलिए चुपचाप उठो और बिना किसी नखरे के अपनी फैमिली और उनके साथ आए वकील को बताओ कि यह शादी तुमने अपनी मर्जी से की है, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती थी और अब तुम यहाँ अपनी मर्जी से ही रहना चाहती हो। उसकी इस बात पर ऋषिका ने उसे घूर कर देखा, जिस पर आरब बड़े ही दिलकश तरीके से मुस्कुराया। नीचे आरब के घर पर सोहन लाल खत्री, नीरज खत्री और शुभ्यम, अवाना और रोनित के साथ ही वहाँ के नामी वकील मिस्टर सान्याल भी आए हुए थे। जब काफ़ी देर तक आरब ऋषिका नीचे नहीं आए तो वह गुस्से से आरब के पिता मोहनदास से बोले, भाई साहब, मैं आपका बहुत लिहाज करता हूँ, सिर्फ इसलिए अभी तक खामोश हूँ। मैं कहता हूँ कि जल्दी से आप उन दोनों को बुलाइए। मैं अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी को अब इस घर में एक पल भी। अभी नीरज खत्री की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उन्हें आरब सीढ़ियों पर आते हुए देखा, जिसने ऋषिका को अपनी गोद में उठा रखा था। यह देखकर सबकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। तभी उनकी नज़र ऋषिका के पैर पर बंधी पट्टी पर पड़ी। आरब उन सभी के बदलते हुए चेहरे के रंग को देखकर मन ही मन मुस्कुराया और नीचे आकर ऋषिका को सोफे पर बिठा दिया। अब तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है इसू? आरब ने इतने प्यार से पूछा कि वहां बैठे सभी के साथ ऋषिका को भी झटका लगा। वह आरब को एकटक देखने लगी। ऋषिका, इतने प्यार से मुझे बाद में देख लेना। अभी तुम्हारे घर वाले यहाँ आए हैं, उनसे बात कर लो। उसके ऐसा कहते ही ऋषिका झेंप गई। उसने अपने घर वालों की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर उनके गले से लगना चाहती थी, इसलिए उठने की कोशिश करने लगी तो आरब ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या कर रही हो? तुम्हारे पैर में चोट लगी है। सभी लोग ऋषिका के पास आ गए। बेटा तू ठीक तो है ना? यह चोट कैसे लगी है? सोहनलाल खत्री ऋषिका के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, मैं ठीक हूँ बड़े पापा। ऋषिका की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर ये चोट आपको कैसे लगी थी? शुभम गुस्से से आरब की तरफ देखता हुआ बोला, वह गलती से फ्लावर पॉट टूट गया था और मैंने ही ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से उस पर मेरा पैर चला गया। ऋषिका के ऐसा कहने पर सभी शांत हो गए। रोशनी, मेरे ससुराल वाले आए हैं, इनकी आवभगत किया कि नहीं तुमने? जाओ जाकर इनके लिए कुछ जलपान लेते आओ। आरब ने बोला तो सब उसे गुस्से से घूरने लगे। हम यहाँ तुम्हारे घर अपनी खातिरदारी करवाने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी बेटी को तुम्हारे चंगुल से छुड़ाने आए हैं। अवाना खत्री गुस्से से बोली, आपकी बेटी? हो रियली? आरब उन्हें घूरते हुए बोला, जहाँ तक मुझे पता है इसी का तो आपकी सौतेली बेटी है। आरब के ऐसा कहते ही सभी उसे गुस्से से घूरने लगे। अपनी जुबान संभाल कर बात करो आरब, नीरज खत्री गुस्से से बोले। और ऋषिका का अवाना से क्या रिश्ता है? यह हमारे घर का मामला है। मुझे भी आपके घर के मामले में दिलचस्पी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही आदत, आरब ने भी जवाब दिया। मगर आप भूल रहे हैं कि ऋषिका मेरी बीवी है। बीवी? माई फुट, शुभ्यम बोला। जबरदस्ती की शादी से रिश्ते नहीं बनते। और तुमसे किसने कह दिया शुभ्यम
कि मैंने इशिका के साथ जबरदस्ती की है? हम सब ने देखा है, सोहनलाल खत्री बोले, कि तुमने गन की नोक पर इशिका से शादी की है। सबूत के रूप में शादी की पूरी वीडियोस भी है हमारे पास, और अनगिनत गवाह भी। हाँ, मैंने गन की नोक पर यह शादी की है, मगर इसमें इशिका की मर्जी भी शामिल थी। वह रोनित से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे उस शादी से बचाने के लिए गन की नोक पर शादी की। झूठ बोल रहे हो तुम, रोनित चिल्लाया। इशिका की शादी उसकी अपनी मर्जी से हो रही थी। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? आरब बोला, इशिका कहीं दूर नहीं है, यही है। आप लोग अच्छी तरह से पूछ लीजिए इससे कि क्या मैंने इसके साथ जबरदस्ती की है? क्या वह मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी? सबकी निगाहें इशिका की तरफ हो गईं और इशिका ने अपनी नज़र झुका ली। कहो बेटा, नीरज खत्री उसके पास आते बोले, कहो कि अरब जो कुछ भी कह रहा है वह झूठ है। इसके साथ शादी करने में तुम्हारी कोई मर्जी शामिल नहीं थी। हाँ बेटा कहो, सोहनलाल उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले। तुम्हें जरा सा भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। तुम्हें जबरदस्ती इस इंसान के साथ नहीं रहने दे सकते हैं। हाँ इशिका, एडवोकेट सान्याल बोले, आपको यहाँ किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बताइए कि मिस्टर आरब जो कह रहे हैं वह सच है या झूठ? क्या ये शादी आपकी मर्जी से हुई है? आपका बयान बहुत महत्वपूर्ण है मिस इशिका। अगर आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं और अगर इन्होंने जबरदस्ती आपके साथ शादी की है, तो कोर्ट आपको एक पल के लिए भी यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देगा। आप बेफिक्र होकर बोलिए, क्या यह शादी आपकी मर्जी से हुई है? इशिका ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और धीरे से बोली, हाँ यह शादी मेरी मर्जी से हुई है। वहां खड़े सबके सब अवाक रह गए इशिका की बात सुनकर, सिर्फ आरब को छोड़कर। उसके होठों पर मंद मंद मुस्कुराहट थी। रोनित ने सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। वह आरब का कॉलर अपने हाथ से पकड़ते हुए बोला, तूने उसे धमकाया है ना? सबने उसे धमकी दी होगी या टॉर्चर किया होगा, तभी वह ऐसा बोल रही है। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। आरब अपना कॉलर छुड़ाते हुए बोला, तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ मैं। भरे मंडप में जिसकी दुल्हन किसी और के साथ अपनी मर्जी से शादी कर ले, तो उसका यही हाल हो सकता है। इसलिए फिलहाल तुम्हारी हालत पर तरस खाकर तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। आरब तंज मुस्कान होठों पर सजाकर बोला, जिसे सिर्फ रोनित ने देखा। मगर आइंदा से मेरे गिरेबान पर हाथ डाला तो? आरब अपने चेहरे के भाव बदलकर दांत पीसते हुए रोनित को घूर कर बोला, मुझसे दूरी बनाकर रहोगे तो फायदे में रहोगे मिस्टर रोनित। आप अपने आप को काबू में रखें मिस्टर रोनित। एडवोकेट सान्याल बोले, हम यहाँ किसी से झगड़ा करने नहीं आए हैं। तो इशिका जी, आप अपने पूरे होशो आवास में ये बात स्वीकार कर रही हैं कि यह शादी आपकी मर्जी से हुई है? जी हाँ, इशिका सबसे नज़र चुराकर बोली। आई एम सॉरी मिस्टर खत्री, एडवोकेट सान्याल बोले। इशिका जी के बयान के बाद हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इशिका जी बालिग हैं और वे अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकती हैं, और उनका यह बयान है कि उन्होंने यह शादी अपनी मर्जी से की है। हम उन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। जब तुझे ऐसे ही आवारा पसंद थे, तो तू हम सबकी इज्जत के साथ क्यों खेली? अवाना भी अपने गुस्से पर काबू न रख सकी। पहले ही बोल देती, हम तेरे यार के साथ तुझे विदा कर देते। कम से कम हमारी इज्जत का यूं तमाशा तो ना बनता। इशिका चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए बैठी रही। अब कुछ बोलती क्यों नहीं है? नीरज खत्री भी गुस्सा करते हुए बोले, हम वहां रात भर परेशानी से जूझते रहे कि कब अपने साथ ले आए, और तूने और तूने हमारी परवरिश का ये सिला दिया। बहुत हो गया, आरब गुस्से से बोला। आप लोग मेरे ही सामने मेरी बीवी से इस तरह बात नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को यहाँ मेहमान बनकर रहना है तो अच्छी तरह से रहिए, वरना वरना क्या? सुब्यम भी गुर्राया। वरना अपने घर जा सकते हो मिस्टर सुब्यम। हम भी यहाँ डेरा डालकर रहने नहीं आए हैं। दरवाजा उधर है। आरब, ये क्या बदतमीजी है? मोहनदास बोले, रहने दीजिए भाई साहब, अब हमारे सामने और नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अवाना अपनी जिभिया से जहर उगलते हुए बोली, अपमान करने वाले लोग संस्कार की बातें करते हुए शोभा नहीं देते हैं। चलिए सभी लोग यहाँ से। इतना कहकर अवाना वहाँ से चली जाती है। फिर एक एक कर सभी अवाना के पीछे इस घर से निकल जाते हैं। उनके जाते ही इशिका फूट फूट कर रोने लगती है। यह देखकर आरब गुस्से से अपनी मुट्ठियों को भींचता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। और बाहर आकर वह आदि को फ़ोन लगाता है।
आदि अभी अभी मेरे घर से पूरा खत्री परिवार निकला है। मुझे उनकी पल पल की डिटेल चाहिए, खास तौर से रोनित और अबाना की। हो जाएगा सर, आदि ने कहा और फोन रख दिया। यहाँ इसिका को रोते देख मोहनदास की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह जाकर उसे चुप करा सके, क्योंकि इसिका ने जो कहा उसके लिए आरब ने ही उस पर दबाव बनाया होगा। यह बात वे अच्छी तरह से समझ गए थे, इसलिए चुपचाप उठकर अपने कमरे में चले गए। कांता देवी वहां से उठकर ऋषिका के पास आई और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बेटा मैं नहीं जानती कि यह सब क्यों और कैसे हुआ, मगर तुम अपने घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आरब तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। माँ प्लीज, मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहती हूँ, ऋषिका गुस्से से बोली और वह उठ खड़ी हुई तो कांता देवी ने रोशनी को इशारा किया, चलिए भाभी, मैं आपको कमरे तक छोड़ देती हूँ। ऋषिका उसे भी मना करना चाहती थी, मगर पैर में लगी चोट के कारण वह सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएगी। ये बात वह जानती थी, इसलिए बिना किसी बहस के वह चुपचाप रोशनी के साथ अपने कमरे की तरफ चल दी। आज रोहित पूरे 2 साल बाद वापस इंडिया लौट रहा था अपने घर, इसलिए वह बहुत खुश था। और उसने अपने घर में यह खबर किसी को नहीं दी थी, क्योंकि वह सभी को सरप्राइज देना चाहता था। रोहित 2 सालों के लिए अब्रॉड जाकर वहां से बिजनेस की बारीकियों को सीख रहा था, और अब सीख चुका था तो वापस अपने घर लौट रहा था। अभी वह प्लेन में बैठा ही था कि तभी उसके बगल में एक लड़की आकर बैठ गई। हाय, वह लड़की बैठते हुए बेबाकी से रोहित से बोली तो रोहित आश्चर्य से उसे देखने लगा, क्योंकि उसे शक था कि वह लड़की उसे ही बोल रही है या किसी और को। लड़की ने उसे ऐसे आश्चर्य से देखते हुए देखा तो फिर से हाय कहा, तो रोहित को यकीन आ गया कि वह उससे ही बोल रही है। हाय, उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। वह एक इंडियन लड़की थी और अच्छी खासी शक्ल ऊपर वाले ने दी थी। रोहित ने सिर्फ एक नज़र देखकर अपनी आंख घुमा ली। अजीब आदमी हो, यहाँ लड़की खुद तुमसे बात करना चाह रही है और तुम नजर फेर रहे हो। वह लड़की रोहित को आश्चर्य से देखकर बोली, देखिए मिस रितु, जैसे उस लड़की को बस इसी पल का इंतजार था, तो मौका मिलते ही उसने फौरन अपना नाम बता दिया। रितु नाम है मेरा। रोहित उसकी बात पर उसे आश्चर्य से देखता रह गया। नाइस नेम, बट मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतना सुनना था कि रितु से देखती रह गई। कमाल है, यहाँ लोग लड़कियों से बात करने के लिए मरे जा रहे हैं, और एक तुम हो जो इतनी खूबसूरत लड़की को तुमसे बात करना चाह रही है, और तुम कह रहे हो कि नहीं। मतलब कुछ प्रॉब्लम है क्या फिजिकली? रितु ने आंखें दबाते हुए कहा तो रोहित को गुस्सा आ गया। मिस रितु, आप अपनी हद पार कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस यह कहना चाह रही हूँ कि अगर तुम्हें कोई फिजिकली प्रॉब्लम है तो भी मैं तुमसे बस दोस्ती रखना चाहती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है हम दोनों आज पहली बार मिल रहे हैं। रोहित हल्के गुस्से में बोला। पता है मुझे, रोहित के जवाब पर रितु मुस्कुराकर बोली। अगर पता है तो चुपचाप बैठो, क्योंकि मैं अजनबियों से ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ। अरे मगर हम अजनबी से दोस्त तो तभी बनेंगे ना, जब एक दूसरे से बात करेंगे। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मगर मुझे तो करनी है, रितु ने जिद किया। अजीब ढीठ हो तुम, यही समझ लो। फिर उसने धीरे से अपना हाथ रोहित के आगे कर दिया। उसकी हथेली पर नजर पड़ते ही रोहित चौंक गया, क्योंकि उसकी हथेली पर हेल्प लिखा था। अब रोहित ने रितु की तरफ गौर से देखा तो वह आंखों से याचना कर रही थी। इधर इसिका जब ऊपर अपने कमरे में जा रही थी तो कांता देवी ने आवाज दी, इसिका बेटा, आज मैंने मुंह दिखाई की रस्म रखी है। कुछ औरतें आ रही हैं, तुम तैयार हो जाना। क्या जरूरत थी ये सब करने की? इसिका गुस्सा करते हुए बोली। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये शादी, तो फिर ये दिखावा क्यों? बेटा, ये बातें घर के परिवार वाले जानते हैं, बाहर के लोग नहीं। कल को कोई तुम्हारे बारे में कुछ गलत ना बोलने लगे, इसलिए मैं आज ही उनका जवाब देना चाहती हूँ। क्या फर्क पड़ता है माँ, जब मैं घर में ही गलत हूँ तो बाहर भी। प्लीज बेटा, मेरी इतनी सी बात मान लो तुम। तैयार हो जाना। इसिका कुछ नहीं बोली और चुपचाप ऊपर की ओर चली गई। इसिका अपने रूम में जाकर सोफे पर बैठते हुए गुस्से से बड़बड़ाई। अजीब जबरदस्ती है, यहाँ बेटा मेरे साथ हर बार ऐसा सलूक करता है जैसे मैं उसकी जागीर हूँ। और माँ प्लीज प्लीज करती रहती हैं, और मैं चाह कर भी माँ का दिल नहीं दुखा सकती। मगर आरब को मैं कभी माफ नहीं कर सकती। तो तुम्हें कौन कह रहा है कि माफ कर दो? किसी ने दरवाजे से कहा तो आवाज सुनकर इसी का चौंक पड़ी।
नज़र उठाकर देखा तो सामने अनन्या खड़ी थी। उसे वहां देखकर इशिका को बहुत खुशी हुई। वह उठ खड़ी हुई और अनन्या से गले मिलने के लिए आगे बढ़ना चाहा तो उसके मुंह से आह निकल गई। क्या हुआ तुझे? जल्दी से अनन्या उसके पास गई और उसे गले से लगाते हुए बोली। इशिका भी कसकर उसके गले लगती है। सॉरी ईशु, मैं आना चाहती थी पर आ नहीं सकी। हाँ, अब तुझे क्यों फुर्सत मिलेगी? इशिका बच्चों की तरह तो नकते हुए बोली। पहले तो तू मेरी सहेली थी, इसलिए फुर्सत निकाल लेती थी, मगर अब तो तू अपने देवर का ही पक्ष लेगी। और अब तेरा देवर होने के साथ साथ दोस्त भी तो है। उसकी दोस्ती और तेरा रिश्ता मेरी दोस्ती पर भारी पड़ गई। ईशु, इशिका को इस तरह शिकायत करते देखकर अनन्या के होठों पर मुस्कान आ गई। तू मेरे लिए किसी भी तरह से कम नहीं है और ये बात तू अच्छी तरह से जानती है। कम नहीं हूँ लेकिन ज़्यादा भी तो नहीं हूँ ना। अनन्या हंसते हुए। क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा ही नाराज लग रही हो आरब से। आज क्या, मैं तो उससे पिछले 3 सालों से नाराज हूँ। क्या तुम ये बात नहीं जानती? अब तुम दोनों की शादी हो चुकी है ईशु। तो शादी नहीं, जबरदस्ती की शादी। इसी का अनन्या को टोकते हुए बोली। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं आरब को एक्सेप्ट कर लूंगी तो तुम गलत फहमी में हो। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। जिंदगी बहुत बड़ी है इसी का। क्या पता कुछ ही दिनों में तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाए। तुम ऐसा ख्वाब कैसे देख सकती हो अनन्या? मैं अरब से नफरत करती थी, करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। इसी का नफरत और गुस्से से बोली। नफरत जितनी गहरी होती है मोहब्बत भी उतनी ज्यादा होती है। अनन्या इशिका को देखते हुए बोली। और मुझे यकीन है कि आरब अपने प्यार से एक दिन तुझे खुद को माफ करने पर मजबूर कर देगा। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा अनु, क्योंकि मैं अब आरब से नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। अच्छी बात है, करती रहे नफरत। अनन्या हथियार डालते हुए बोली। आंटी ने तुझे तैयार होने के लिए कहा था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मन हो या ना हो, तैयार तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। तभी सामने से आरब बोला। मम्मी ने सारे पड़ोसियों को इनवाइट किया है, तो तुम इस तरह से मेरी मम्मी की बेइज्जती नहीं कर सकती हो। क्यों नहीं कर सकती? इशिका भी गुस्से से बोली। तुम जब चाहो मेरे घर वालों का तमाशा बना सकते हो और मैं तुम्हारी फैमिली की बेइज्जती भी नहीं कर सकती। ये तुमने सोचा भी कैसे? सोचा नहीं कह रहा हूँ। आरव और ऋषिका गुस्से से लड़ रहे थे, जबकि अनन्या चुपचाप हाथों की घड़ी बांधे उन दोनों को देख रही थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगी? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है माय डियर स्वीट वाइफ कि तुम अपने पति का अपमान नहीं होने दोगी। ओह रियली? ऋषिका भी उसी के अंदाज में बोली। और इस विश्वास की वजह जान सकती हूँ कि मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगी? हाँ, अगर तुम चाहो तो एक शर्त पर मैं तुम्हारी फैमिली की इज्जत बचा सकती हूँ। इशिका बोली। अगर तुम डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो तो। उसकी बातें सुनकर आरब ने पहले उसे घूरा और फिर मुस्कुराने लगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।